हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम बात करते हैं मैसूर स्टेट की सेकंड सीरीज की। ठीक है, यहाँ पे अपन अपना टॉपिक क्लियर करेंगे कि भाई मैसूर राज्य और आंग्ल मैसूर युद्ध का टॉपिक क्लियर करेंगे। कल अपन ने हैदर अली और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे हैदर अली की अचानक मृत्यु होने के पश्चात 1782 के बाद में टीपू सुल्तान नया शासक बनता है, नया सुल्तान बनता है। तो थोड़ा बहुत टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात अपन टीपू सुल्तान के मध्य और आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो बादल है वह कहीं ना कहीं मंगलोर की संधि में ही दिखाई देते हैं स्पष्ट। पहली बात तो यह है, लॉर्ड वेलेस्ली जो था, जो सायक संधि का जनक माना जाता है, वह साम्राज्यवादी था। दूसरा, मैसूर राज्य के अंदर फ्रांसीसियों की उपलब्धता और मैसूर के शासकों यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान की फ्रांसीसियों में आस्था तो अंग्रेजों के आंखों में गड़कने लगी। ठीक है, खटकने लगी। अब अंग्रेज क्या है का कंप्लीटली कंपनी है जो पूरे स्टेट पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, क्योंकि मैसूर स्टेट, मैसूर राज्य कर्नाटक का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि आर्थिक दृष्टि से काफी उन्नत था, इस वजह से कंपनी इस क्षेत्र को पाना चाहती थी। बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड। सबसे पहले टीपू सुल्तान के इंट्रोडक्शन की। टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर टाइगर के नाम से जाना जाता है, टीपू सुल्तान भारत में महान शासक हुआ था और काफी शूरवीर और महान योद्धा था। ठीक है, हमने देखा 1799 के अंदर श्रीरंगपट्टम के द्वार पर वह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, उसका एक कथन काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, वो हम देख सकते हैं टीपू सुल्तान का जो कोटेशन है कि भाई सदा कह सकते हैं कि भाई सदैव दास रहने से तो अच्छा है कि एक दिन शेर के रूप में भी कार्य करना है। ठीक है, यानी गीदड़ के रूप में भक्ति से अच्छा है एक दिन शेर के रूप में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना, एक दिन शेर के रूप में जीवन जीना। तो इस प्रकार इस महान शूरवीर योद्धाओं के विचार थे। ठीक है, टीपू सुल्तान का कालखंड है 10 दिसंबर 1782 से लेकर 4 मई 1799 तक माना जाता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कालखंड। इसका राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1782 को होता है और इसका जन्म होता है 20 नवंबर 1750 को दहना हल्ली बेंगलोर के अंदर इसका जन्म होता है, और इसकी मृत्यु होती है 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु होती है। इसके पिता का नाम हैदर अली और माता फातिमा फखरुन्निसा थी। ठीक है, इसका चरित्र, टीपू सुल्तान के चरित्र की बात करते हैं। यह अपने जीवन में सादगीपूर्ण जीवन जीता था, एक धर्मनिष्ठ शिष्टाचार शासक था। ठीक है, और सुयोग्य था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, और विचारशील व्यक्ति था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता था। विज्ञान और तकनीकी सुधार में भी अपना काफी इंटरेस्ट रखता था। आधुनिक हथियारों में भी अपना काफी इंटरेस्ट रखता था। ठीक है, फ्रांसीसियों से इसकी साठगांठ रहती थी। फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि 1789 की जो क्रांति हुई थी, उसमें भी इसका काफी इंटरेस्ट रहा है, रोल रहा है। इसने अपने श्रीरंगपट्टम में भी क्या है कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और स्वयं को टीपू नागरिक कहता था, जो कि फ्रांसीसी आदर्श से संबंधित माना जाता है। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति का जो जैकोबिन क्लब है, और टीपू सुल्तान भी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू के इसी आचरण के कारण ही क्या है कि अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में टीपू खटकने लगा। दूसरा, टीपू ने देश विदेश के शासकों के साथ में पत्र व्यवहार किया, मध्य एशिया, ठीक है, इवन नेपोलियन के साथ में भी यह पत्र व्यवहार करता था। ठीक है, कर रहा था नेपोलियन के साथ में भी। नेपोलियन उन दिनों इजिप्ट आया हुआ था, मिस्र आया हुआ था, तो अंग्रेजों को खतरा था कल को टीपू का पत्र नेपोलियन के हाथों में पड़ गया। ठीक है, हालांकि वो पत्र व्यवहार करता था कि कल को इजिप्ट आया हुआ नेपोलियन भारत आ गया तो हमारा तो पूरा का पूरा उपनिवेश खो बैठेंगे। ठीक है, यही डर था। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय भारत आया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली को वापस बुला लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसी आदेश पर भेजा गया कि आप अब प्रत्यक्ष रूप से कोई भी कार्यवाही नहीं करोगे। ठीक है, भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में नहीं पड़ोगे, किंतु ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी
फ्रांसीसी सक्रिय हो रहे थे, इधर नेपोलियन का भी आने का खतरा था। तो इसी शक्ति को रोकने के लिए कॉर्नवालिस ने मजबूरवश क्या है कि यह एक्शन उठाया कि भाई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो टीपू सुल्तान काफी विचारशील, कूटनीतिज्ञ, दूरदर्शी व्यक्ति था, ठीक है। इसकी धार्मिक नीति की बात करते हैं। देखिए, वर्तमान इतिहास के अंदर काफी विवादों का गट्ठर हमें देखने को मिलता है टीपू सुल्तान के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ टीपू सुल्तान को सही अर्थ में नहीं ठहराते, कुछ इतिहासकार इसे सही अर्थ में ठहराते हैं। किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम आंखों देखी बातें, जो मतलब सच्चाई है उसी पर ही विश्वास रखें। मैं आपको कुछ कह दूं, कहानी गढ़ के कह दूं ये आदमी ऐसा था वैसा था, आप लोग विश्वास कर लोगे। व्हाट्सएप पे मैं इसके बारे में नकारात्मकता लिखकर भरकर दे दूं, आप लोग इस पर बिलीव कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट हमें इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि भाई टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व कैसा था, किस प्रकार का व्यक्ति था। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई व्हाट्सएप के अंदर जो मैसेज आया टीपू सुल्तान के विरुद्ध हमने उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी, नहीं नहीं ये तो बेकार आदमी है, इसने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, यह नहीं है। हर शासक में कोई ना कोई कमियां होती है, कोई ना कोई अच्छाइयाँ होती है। जो तर्क है हमें उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जाना चाहिए, हमें उसके फैक्ट को ढूंढना चाहिए। फैक्ट फाइंड करने के बाद ही हम क्या है कि इसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं, इसके आचरण का पता लगा सकते हैं, इसकी धर्मनिष्ठता या धर्मनिरपेक्षता का पता लगा सकते हैं। किसी आदमी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसके बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा, नहीं तो अपन मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम ही इतिहास के विद्यार्थी यही देखने लग गए, यही सोचने लग गए, तो फिर कैसे पार पड़ेगा। सब्जेक्ट तो पतनग्रस्त अवस्था में आ जाएगा। तो हमें एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट वैज्ञानिक फैक्ट पर आधारित होना चाहिए, चलना चाहिए। तो यहाँ पे धार्मिक नीति से संबंधित बात हो रही है। टीपू सुल्तान उदार धार्मिक नीति का प्रणेता था, उदार धार्मिक नीति को देखता था। 1791 में 1791 में टीपू सुल्तान ने श्री गंगा तट के जगत गुरु स्वामी को अपने 30 पत्र लिखे। हालांकि उससे ज्यादा हो सकते हैं, हमारे पास 30 पत्रों का संकलन कलेक्शन है। 30 पत्र लिखे, ठीक है, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित किए गए हैं, जो उसकी धार्मिक नीति बताते हैं। इस नीति में हमें यही पता चलता है कि टीपू सुल्तान उदार था और अपने सामान्य जनमानस ब्राह्मण है, अन्य धर्मावलंबी है, उन सब के प्रति टीपू सुल्तान की दृष्टि उदार थी। इवन मंदिर मठों के अंदर भी क्या है कि यह आर्थिक अनुदान देता था, ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान का चरित्र है। अब हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, हमने देखा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली की अचानक मृत्यु हो जाती है कैंसर से। अचानक मृत्यु होने के बाद में नया शासक बनता है टीपू सुल्तान। कितना ही योग्य हो व्यक्ति, अगर नया शासक बनता है तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी होती है, और सबसे बड़ी चुनौतियां तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और विदेशी चुनौतियां ज्यादा थी आंतरिक कलह की बजाय। तो इनके सामने टिक पाना बड़ा ही मुश्किल था। तो टीपू सुल्तान ने जैसे तैसे मंगलोर की संधि से यह युद्ध समाप्त कर दिया, ठीक है, कि भाई मैं नया शासक बनाऊं, अभी मैं क्या है कि अपना दायरा वास्ट नहीं कर सकता, विस्तृत नहीं कर सकता, तो मेरे को कोई ना कोई ट्रीटी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई वे ढूंढना पड़ेगा पीसफुली। तो मंगलोर की संधि थी, दोनों में आपसी सहजता की संधि थी। दोनों ने अपने विजित प्रदेश लौटा दिए, दोनों ने अपने कैदियों को लौटा दिए, दोनों ने अपने मित्रवत संबंध को ज्यादा प्रोत्साहन दिया। मंगलोर की संधि दोनों ने ही क्या है नहीं मानी। दोनों ही टीपू सुल्तान और कंपनी दोनों ही क्या है दक्कन पर अपना सर्वा प्रभाव जमाना चाहते थे। वे दक्कन पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। इस वजह से दोनों ने ही मंगलोर की संधि का उल्लंघन किया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया, ठीक है, और भारत आया तो वहां पे इंग्लैंड की संसद ने, ठीक है, इसी संदर्भ में भेजा कि अब आंतरिक मामलों में नहीं पड़ोगे। किंतु ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, इसके फ्रांसीसियों से बढ़ते हुए कदम है, विदेशियों मध्य एशिया से पत्र व्यवहार है,
ठीक है, विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देना है, ठीक है, विज्ञानवाद को बढ़ावा देना, इस वजह से अंग्रेजों के आंखों में खटकने लग गया टीपू सुल्तान। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मजबूरी हो गई टीपू सुल्तान या मैसूर क्षेत्र पर कब्जा करना। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से भी क्या है कि मैसूर काफी उन्नत था। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः भारत आया। टीपू के फ्रांसीसी मित्रवत घनिष्ठता के कारण ही युद्ध अवश्यंभावी था। ठीक है, युद्ध का कारण अंग्रेजों से युद्ध का जो तात्कालिक कारण है, अंग्रेजों के एक सहयोगी ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया, त्रावणकोर स्टेट पर आक्रमण कर दिया, जो कि टीपू के साम्राज्य के अंडर में आता था। ठीक है, कुछ एरिया अंडर में आता था। तो त्रावणकोर जो था, जो काली मिर्ची की बहुतायत पैदावार के लिए प्रसिद्ध था, एकमात्र त्रावणकोर क्षेत्र था जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक तौर पे काली मिर्ची का प्रोडक्शन होता था। तो इसी कारण यह युद्ध हुआ था। तो निजाम और मराठों ने लाभ उठाकर अंग्रेजों का साथ दिया, कंपनी का साथ दिया कि भाई टीपू सुल्तान के विरुद्ध ब्रिटिश आर्मी कभी भी कूच कर सकती है, तो इन्होंने साथ दिया। ठीक है, संयुक्त साथ दिया, एक महागठबंधन बनाया जिसमें निजाम थे, हैदराबाद के निजाम थे, मराठा थे और कंपनी स्वयं थी। ठीक है, इसके पश्चात आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद की जो बातें हैं। ठीक है, और इसकी जो संधि है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसे अपन एक लेक्चर में ही आज ही कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो गाइस बात करते हैं हम आगे। हम बात कर रहे थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहे थे, जो कि 1790 to 92 चला था। पहले अपन ने थोड़े बहुत इसके बारे में जान लिया। अब जो मेन वॉर है, युद्ध है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हमने देखा श्री रंगपट्टम की संधि से समाप्त होता है, 1790 से 92 तक चलता है। ठीक है, यहाँ पे टीपू सुल्तान काफी शक्तिशाली हो चुका था, पावरफुल हो चुका था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक, और उसकी प्रभावशाली शक्ति को देखते हुए मराठे और हैदराबाद के निजाम दोनों ईर्ष्या करने लग गए थे, और दोनों ही फिर क्या है, अंग्रेजों से आ मिले थे ईर्ष्यावश। ठीक है, 1790 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना जनरल मिडोज को परास्त किया था। इसके पश्चात में 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी फौज ने अंबूर और वेल्लोर होते हुए बेंगलोर को अधिकृत किया और राजधानी श्री रंगपट्टम को घेर लिया। ठीक है, हालांकि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को बचाने का बखूबी प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। इस कारण टीपू ने सोचा कि भाई अपने क्षेत्र को बचाने के लिए संधि करना ही उपयुक्त है। तो ब्रिटिश आर्मी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा टीपू सुल्तान के लिए अपमानजनक संधि लागू की गई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं, जहाँ पे जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि लागू होती है, उसी प्रकार यहाँ भी अंग्रेज के आके इसके साथ भी अपमानजनक संधि लागू करते हैं। श्री रंगपट्टम की संधि में हम ये देखते हैं कि भाई जब टीपू सुल्तान परास्त हो चुका था और उसने संधि करना ही उपयुक्त समझा अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, तो इस संधि के तहत टीपू सुल्तान की जो अपमानजनक संधि है, श्री रंगपट्टम की संधि है, इसके तहत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार के क्षेत्र मिल गए। मराठों को तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र मिल गए, तुंगभद्रा नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र मिल गए। हैदराबाद के निजाम को कृष्णा नदी से लेकर पेन्नार क्षेत्र से भी आगे तक का क्षेत्र मिल गया। यानी टीपू सुल्तान का आधा राज्य गया, प्लस 3 करोड़ रुपए युद्ध हार जाने के भी गए। ठीक है, आधा राज्य खो चुका था। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए टीपू ने युद्ध क्षति के रूप में दिए। ठीक है, इसके साथ ही टीपू की जो प्रभावशाली शक्ति थी, ठीक है, वह नष्ट हो गई कंप्लीटली। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। यह अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। सो गाइस, अब हम बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, जो 1799 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के पीछे अंग्रेजों द्वारा या कंपनी द्वारा थोपी गई
टीपू सुल्तान के समक्ष श्रीरंगपट्टम की अपमानजनक संधि, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के ड्यूरेशन में थोपी गई थी, तो श्रीरंगपट्टम की अपमानजनक संधि से भी क्या है कि यह काफी दुखी था। इसका रीजन था कि टीपू का आधा राज्य चला गया और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में भी देने पड़े। इस वजह से ये काफी दुखी था और इसी कारण क्या है कि अंग्रेजों का कट्टर प्रतिद्वंदी बन गया और अपनी शक्ति में वृद्धि करने लग गया पुनः। एक तरफ तो अंग्रेज भी करने लग गए, दूसरी ओर टीपू भी करने लग गया। यहाँ टीपू सुल्तान के क्या है कि घनिष्ठतम संबंध फ्रांसीसियों से बढ़ने लगे, ठीक है, और वह विज्ञान और तकनीकी कौशल को भी क्या है कि बढ़ावा देने लग गया, आधुनिक हथियारों को भी प्रश्रय देने लग गया। इसके साथ ही देश विदेश, मध्य एशिया एवं नेपोलियन बोनापार्ट आदि शासकों के साथ भी इसने पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में इसने गहरी रुचि ली। श्रीरंगपट्टम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया और स्वयं को जैकोबिन क्लब का सदस्य भी माना और टीपू स्वयं को टीपू नागरिक कहता था, जो कि फ्रांसीसी आदर्श का सूचक दिखाई देता है, ठीक है। इस वजह से लॉर्ड वेलेजली इससे काफी चिंतित था, जो कि उस समय भारत आया था। लॉर्ड वेलेजली ने इसके समक्ष सहायक संधि प्रस्ताव भी रखा, किंतु टीपू सुल्तान ने सहायक संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सन 1796 के अंदर वाडियार वंश के जो हिंदू शासक के मरने के पश्चात टीपू सुल्तान ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तो फ्रांस के साथ बढ़ते हुए संबंधों के कारण लॉर्ड वेलेजली ने इसके समक्ष सहायक संधि प्रस्ताव रखा, जिसे ठुकरा दिया। यही युद्ध का कारण रहा था, ठीक है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 17 अप्रैल 1799 से लेकर 4 मई 1799 तक चला, ठीक है। टीपू सुल्तान वीरता पूर्वक लड़ता हुआ श्रीरंगपट्टम के द्वार पर टीपू सुल्तान वीरता पूर्वक लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार अंग्रेजों को मैसूर राज्य प्राप्त करने में 33 साल लग गए, ठीक है। और मैसूर का जो छोटा सा पूरा मैसूर का जो राज्य है वह उसका बंटवारा कर दिया गया हैदराबाद के निजाम के पास में। हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया कुछ हिस्सा जो उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र था जो मराठों को दे दिया गया, और जो मुख्य आर्थिक दृष्टि से था, महत्वपूर्ण था आर्थिक दृष्टि से, वो अंग्रेजों ने ले लिया। और मैसूर का जो छोटा सा क्षेत्र है, यानी मैसूर वर्तमान का जो मैसूर है, वह मैसूर के पुराने हिंदू राजवंश वाडिया राजवंश को सौंप दिया गया और उस पर सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि थोप कर और वह मैसूर का राजवंश उसे थोप दिया गया। देखिए, सहायक संधि के प्रणेता लॉर्ड वेलेजली माने जाते हैं, ठीक है। सहायक संधि एक प्रकार की अपमानजनक संधि है, एक प्रकार से आपको गुलाम बनाने की प्रक्रिया। सहायक संधि प्रणाली के तहत क्या होता है कि भाई कोई भी जो संधि प्राप्त करता राज्य है उस पर यह सहायक संधि थोप दी जाती है उसमें, और उस पर यह भी रहता है कि भाई ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाता है जिसका खर्चा, वेतन, भत्ते इत्यादि उसी राजवंश को देने पड़ते हैं, जो काफी महंगा था। इसके अलावा सहायक संधि प्राप्त करता जो राज्य है वो किसी भी प्रकार की विदेश नीति नहीं रख सकता, किसी अन्य राजा से संधि या कूटनीतिक संबंध नहीं रख सकता, ब्रिटिश कंपनी को पूछे बगैर कोई युद्ध नहीं कर सकता। ब्रिटिश सेना, यदि कोई उस पर आक्रमण होता है तो ब्रिटिश सेना उसकी रक्षा करेगी। तो ये इस प्रकार का था। तो एक तरीके से सहायक संधि एक गुलामी की तरह थी, जो एक राज्य को जंजीरों में बांधने वाली सी बात थी और उस क्षेत्र पर कंपनी का सर्व प्रभावी अधिकार हो जाता था। इस प्रकार की सहायक संधि होती थी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।